Hello everyone, this side Talat, and today I am back again with the next video. So in this video I will explain the rest of the part and last of the part of the chapter major crops and agricultural development. So here I start. So in the previous video I have already told about some crops like rice, wheat, maize, millets, sugarcane, cotton, jute and tea, about the climatic condition, favorable climatic condition, geographical condition for the cultivation of those crops. In this video I'm going to start from coffee. So कॉफ़ी सदर्न इथोपिया के हाईलैंड का एक नेटिव प्लांट माना जाता है जिसका नेम कॉफ़ी है। और कॉफ़ी का ये नाम जो है, ये जो नेम है कॉफ़ी नेम, ये कैफा डिस्ट्रिक्ट के हाईलैंड से इस नाम को लिया गया है, जहां पर इस सबसे पहली बार ये प्लांट मिला था, ये पौधा। कॉफ़ी आज की डेट में कॉफ़ी एक पॉपुलर ड्रिंक माना जाता है और है भी एक्चुअली। कॉफ़ी पाउडर इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स और बेरीज। कॉफ़ी पाउडर हमें कैसे मिलता है? जब हम रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स या बेरीज को जब ग्राइंड किया जाता है तो हमें कॉफ़ी पाउडर मिलता है। ये सबसे ज्यादा इट इज वाइडली कल्टिवेटेड। सबसे ज्यादा इसे कहाँ कल्टिवेट किया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो लोअर हिल स्लोप्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा इसे कल्टीवेट किया जाता है। कॉफी के प्लांट्स को क्या चीजें चाहिए इसे ग्रो करने के लिए? टेम्परेचर शुड बी अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। लोमी सॉइल होनी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छे से उसे पानी मिला हुआ हो, और उसमें हाई ह्यूमस कंटेंट होना चाहिए। अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। और ये हाई ह्यूमस कंटेंट जो इसमें मिला हो, दैट शुड बी डिराइव फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, और ये इग्नियस रॉक से लाया गया हुआ हो। शेल्टर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। कॉफी के प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट से बचाया जाता है, उसे शेल्टर दी जाती है। इसलिए प्लांटेशन, जहां पर भी कॉफी के प्लांटेशंस होते हैं उनके आसपास शेडी ट्रीज लगाए जाते हैं जो शेड देने का काम करते हैं, जिससे कॉफी के प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट के हार्म से, नुकसान से बचाया जा सके। नाउ द कंट्री हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। सो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। उसके साथ साथ बाकी और जो कंट्रीज है विच आर प्रोड्यूसिंग कॉफी आर कोलंबिया, इंडिया, अंगोला, इथोपिया, मैक्सिको, कोट डी आइवर एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये बाकी कंट्रीज भी हैं जो कॉफी को ग्रो कर रहे हैं। यूएसए इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड में जो कंट्री अपने कंट्री में सबसे ज्यादा कॉफी को इंपोर्ट करता है दैट इज यूएसए मतलब सबसे बड़ा कंज्यूमर माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी को इंपोर्ट यही कंट्री करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट हेडिंग इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। किस तरह से एग्रीकल्चर में कौन कौन से डेवलपमेंट अब तक किए गए हैं जिससे हम इसके प्रोड्यूस को, यील्ड को हम इंक्रीज कर पाए हैं। बहुत सारे कंट्रीज, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर सकें, फूड की डिमांड को पूरा कर सकें और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो जिस तरह से उन्होंने जो स्टेप्स लिए, जो चीजें उन्होंने की, वो किस तरह से कर पाए, क्या किया उन्होंने? इंक्रीजिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन। सबसे पहले तो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है, जो एरिया है, उसको इंक्रीज किया गया। मीन्स फालतू वेस्ट पड़ी हुई जमीनों को भी यूज किया गया। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करने से भी हम ये कर सकते हैं। दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव किया गया। और हाई HYV सीड्स, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, उन्हें भी यूज करना चाहिए, यूज करा जा सकता है। और साथ के साथ हमें अपने मिट्टी में, अपने सॉइल में ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करने चाहिए। अब इसको समझने के लिए कि किस तरह से एक डेवलप कंट्रीज में और किस तरह से एक डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरह की एग्रीकल्चर है, किस तरह से एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से वो खेती करते हैं, किस तरह से फार्मिंग करते हैं, तो हमें इसको समझने के लिए दोनों को समझना पड़ेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जांपल हम अपने कंट्री से ले लेते हैं, बिकॉज वी आर इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए कि यूएसए में किस तरह का सिस्टम है एग्रीकल्चर का, जो एक डेवलप्ड कंट्री है, और इंडिया में किस तरह का एग्रीकल्चर का सिस्टम है जो एक डेवलपिंग कंट्री है। सो फॉर दिस वी हैव टेकन अ फार्म इन इंडिया। इंडिया के फार्म को हम
स्टडी करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का सिस्टम वहाँ पर फॉलो किया जाता है और यहाँ से कितना अलग है। इंडिया की 75% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रह रही है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। और ये हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को, सिर्फ फूड ही नहीं देती, साथ के साथ हमारी जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है वो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है। अब इसको हमने इंडिया के फार्म्स को पढ़ने के लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने गंगा प्लेन्स का एग्जाम्पल लिया है जहाँ की लैंड लेवल्ड है और फर्टाइल है। इसको एग्जाम्पल में हम समझेंगे। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जिस तरह की गंगा के प्लेन्स में, गंगा के मैदानों में की जाती है, वहाँ के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज, जो यहाँ के किसान हैं मोस्टली ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को करते हैं, मीन्स अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। ज़्यादातर इसका जो पार्ट होता है वो पूरा जितना भी ये प्रोड्यूस करते हैं उसका एंटायर पार्ट ये अपनी फैमिली में ही कंज्यूम कर लेते हैं। कभी बचता है तो बहुत थोड़ा सा बचता है जिसे बेचते हैं, ज़्यादातर तो इनके प्रोड्यूस से कुछ भी नहीं बचता। ज़मीनें छोटी हैं, खेत छोटे हैं, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी से बच्चे को दिया जाता है, उनके बेटों को, बेटियों को। इसलिए जनरली इंडिया में जो ज़मीनें हैं खेती के लिए वो काफ़ी कम हैं, काफ़ी छोटी छोटी हैं। और इसलिए ये जो ज़मीनें हैं ये अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स की तरह हैं, मतलब इससे आप बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादातर इंडिया के जो किसान हैं वो मानसून पर डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए, अपनी इरिगेशन फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। और जो मानसून हमारे इंडिया का कैसा है, अनसर्टेन है, अनरिलायबल है, इरेगुलर है, ना तो पता है कब आएगा, ट्रस्ट करना मुश्किल है और आने की टाइमिंग कोई भी नहीं है। फार्म्स का जितना भी काम होता है, ज़्यादातर कामों को, प्लफिंग का काम, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग का काम एनिमल्स या तो फैमिली के मेंबर्स करते हैं। मशीन्स को बहुत कम यूज़ किया जाता है। फूड क्रॉप इनकी मेन टॉप प्रायोरिटी होती है। ये कैश क्रॉप की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इनका मेन ही मोटो है कि इन्हें फूड क्रॉप अपने फील्ड्स में ग्रो करनी है। और वो एरिया जिसमें फॉडर क्रॉप ग्रो करें, ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, ये फॉडर क्रॉप ग्रो नहीं करते। ये अपने एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए कहीं भी इन्हें ले जाते हैं, इनके लिए फॉडर क्रॉप ग्रो नहीं की जाती। इंडिया के जो फार्मर्स हैं या इस जगह के जो फार्मर्स हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कुछ को समझते हैं कि क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहले तो ही कैन नॉट बाय इनफ एग्रीकल्चर इनपुट्स ड्यू टू फंड शॉर्टेज। पैसे की कमी की वजह से ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स को प्रॉपरली मीन जितना इन्हें चाहिए वो उसे खरीद नहीं पाते। अपना पैसे, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। पैसे की कमी की वजह से कई बार इन्हें बैंक या मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और इनके पास खेती हो जाने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोड्यूस इन्हें मिलता है उसको स्टोर करने के लिए इनके पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने की वजह से इन्हें जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, जस्ट कटाई के बाद इन्हें अपनी फसल को, अपने प्रोड्यूस को उन्हें बेच देना होता है। वो उसे स्टोर करके नहीं रख पाते तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो अपनी मर्जी से उसके पैसे मांग सकते थे, पर ऐसी फैसिलिटी इनके पास नहीं होती। और अपने बहुत सारे कामों के लिए इन्हें बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर डिपेंड रहना भी होता है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक बदल गई इंडिया में। HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, किसानों को बताया गया। दूसरा, इन्हें टाइमली वाटर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई और इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ के बारे में बताया गया। और इस किसानों को ये भी बताया गया कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हमें काफ़ी यूज़ करने चाहिए। जो फालतू पड़ी हुई ज़मीन है उनको कंसोलिडेट किया गया और उन पर कल्टीवेशन का काम भी स्टार्ट किया गया। फार्म मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, मशीन्स को स्टार्ट करना शुरू किया गया और किसानों को बैंक से सॉफ्ट टर्म्स पर क्रेडिट देने की फैसिलिटीज़ भी स्टार्ट की गई, सो दैट किसान अच्छी क्वालिटी के बीज परचेज कर सके और उनका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को स्टार्ट किया गया सो दैट किसानों को उनके खेतों के बारे में ट्रेनिंग भी दी जा सके। तो ये जो सारी चीज़ें की गई, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद किसानों का जनरल सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी फैमिली की काफ़ी हद तक अच्छी हो गई। तो ये था इंडिया के, हमने गंगा प्लेन का जो एग्जाम्पल लिया कि यहाँ के किसान किस तरह से हैं, किस तरह से खेती करते हैं, क्या तरीका है उनका और क्या उनका लाइफ स्टाइल है। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट अ फार्म इन यूएसए के फार्म को मैं डिटेल में बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं इंडियन फार्मर्स और अमेरिका के फार्मर्स के बीच में।
यूएसए एक प्रॉस्पेरस कंट्री है और यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लेन्स हैं, वास्ट फर्टाइल प्लेन है, बड़े फर्टाइल हैं और दूर तक फैले हुए हैं। तो ये जो वास्ट फर्टाइल प्लेन्स हैं और एक्सटेंसिव ग्रास लैंड्स हैं, यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। ये जो फील्ड जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्रेरीज की बात कर रही हूँ। प्रेरी जो यूएसए में है, ये वेस्ट में रॉकी माउंटेन से लेकर शुरू होता है और ग्रेट लेक ईस्ट में जाकर ये खत्म होता है। प्रेरीज मीन्स वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में जाके खत्म होता है। ये जो प्रेरीज है ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में लोकेटेड है और इंटीरियर में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ के लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो प्रेरीज का जो क्लाइमेट है, इस तरह का क्लाइमेट है कि वहाँ पर एक साथ बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। इस तरह का क्लाइमेट है, लाइक वीट, कॉर्न, ओट्स, बार्ले, राई एंड ऑयल सीड्स को यहाँ पर ये लोग ग्रो करते हैं। और ये जो जगह जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रेरीज को, आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द प्रेरीज, अ लार्ज लैंड होल्डिंग इन द प्रेरीज। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये एक अकेले फार्मर का, एक अकेले किसान की प्रॉपर्टी है। तो इस एरिया में रहने वाले लोग किस तरह के एडवांटेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, क्या फायदे हैं। ये जो रोलिंग प्लेन्स हैं प्रेरीज के, ये वेल ड्रेन्ड हैं और सुटेबल हैं एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग, मशीन्स को यूज करके एक्सटेंसिव फार्मिंग के लिए ये जगह बहुत सुटेबल है। जब यहाँ पर स्नो मेल्ट होता है तो धीरे धीरे मेल्ट होने वाला जो स्नो है यहाँ की सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। यहाँ की मिट्टी जो है डार्क ब्राउन कलर की, ये फुल ऑफ ह्यूमस से पूरी, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में ह्यूमस इसमें मिला हुआ है और ऑर्गेनिक मैटर इसमें मिला हुआ है। स्प्रिंग सीजन, यहाँ का जो स्प्रिंग सीजन आता है, ना तो वो ज्यादा ठंडा होता है ना तो ज्यादा गर्मियां होती हैं, तो जिसकी वजह से एक अच्छा सा क्लाइमेट क्रॉप कल्टीवेशन के लिए मिल जाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है, तो पूरा एक ऐसा एरिया ये रेलवेज कवर कर लेता है जिसमें ये कंज्यूमिंग सेंटर्स तक, यानी वो एरिया जहाँ पर लोग रहते भी हैं, वहां तक ये पूरा प्रोड्यूस अपना ये पहुंचा पाते हैं। तो मतलब सेल करना भी आसान होता है। फार्म्स के जो साइज हैं यहाँ के, आप पिक्चर में देखिए, साइज इतने बड़े बड़े हैं कि सारा काम एक आदमी का बस का काम नहीं है, ये बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। तो प्लफिंग हो, सोविंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और पैकिंग, ये सारा काम जो है मशीन्स के थ्रू ही किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल इंडिया में हमने देखा, सारा काम फैमिली मेंबर्स ही करते हैं। इंडिया के फार्म्स छोटे हैं और यहाँ के बड़े हैं। वहाँ इंडिया में सारा काम हाथ से करते हैं, फैमिली मेंबर्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, और यहाँ सारा काम मशीन से किया जाता है। फार्मर्स के पास अपने ट्रैक्टर्स, टिलर्स, हैरोज, सीड ड्रिलर्स और कंबाइन हार्वेस्टर अपने खुद के होते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर एक ऐसी ह्यूज, एक बहुत बड़ी मशीन होती है जो एक साथ एक बार में बहुत सारे काम कर लेती है, लाइक रीप्स, थ्रेशेस एंड सैक्स द क्रॉप। एक ऑपरेशन में सारे काम कर लेते हैं। जो प्रेरीज ग्रासलैंड का एक फार्म जो हमने सेलेक्ट किया है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो साइज बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। 1000 हेक्टेयर्स का एक खेत, एक फार्म्स होता है साइज यहाँ का। और इंडिया में क्या है, बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी से उनके बच्चों को दिया जाता है। जो साइज मैंने अभी आपको बताया 1000 हेक्टेयर्स, इस एक फार्म को उसकी किसान और उसकी फैमिली उसको मैनेज करते हैं और उसका मालिक होते हैं, और कोई नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा काम मीन्स ज्यादातर काम, मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क, ज्यादातर किसान अपना काम मशीन्स के थ्रू करता है और लेबर इज नॉट एम्प्लॉयड। इसमें ह्यूमन लेबर को काम नहीं दिया जाता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्रॉप रोटेशन ये फॉलो करते हैं जिससे अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। एक ही तरह की क्रॉप को ये ग्रो बिल्कुल नहीं करते। एक ही तरह की क्रॉप ग्रो करने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, पर ये क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। कॉन्टूर प्लफिंग करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं ताकि इनका सॉइल इरोजन ना हो। इतने बड़े खेतों में खेती करने के बाद भी ये एनिमल्स को रियर करते हैं, लाइव स्टॉक को साथ में रखते हैं, पालते हैं, ताकि वो अपनी अर्निंग, अपनी इनकम को बढ़ा सकें, उसे सप्लीमेंट कर सकें। किसान और उसकी फैमिली खेत में बने एक बिग हाउस, एक बड़े से घर में रहती है। यहाँ पर अलग अलग शेड्स होते हैं। एक शेड में एनिमल रहते हैं, दूसरे में उनका फॉडर रहता है, खाना रहता है, और मशीन्स भी रहती हैं किसी एक शेड में। और एक और भी शेड होता है जिसमें ये वर्कशॉप बनाते हैं ताकि ये अपनी फार्म मशीनरीज को यहाँ पर मेंटेन कर सकें, उन्हें रिपेयर कर सकें। इफ आई टॉक अबाउट द यील्ड पर हेक्टेयर, अगर पर हेक्टेयर की बात करूं तो ये मॉडरेट है, बहुत हाई नहीं है। लेकिन अगर पर वर्कर की बात करें तो बहुत हाई है। मीन्स एक किसान, अगर फील्ड पर हेक्टेयर की बात करें तो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन पर वर्कर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। मतलब एक ही किसान के पास 1000 हेक्टेयर जमीन है और उसका अकेला वो मालिक है, तो ऑब्वियसली ये वेरी हाई हो जाएगी।
द फार्मर अर्न्स इनफ मनी टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए यहाँ पर जो किसान हैं एक बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं. अर्न इनफ मनी, इतना पैसा कमा लेते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके. So here you understood the difference between the Indian farmers and between the USA farmers. तो किस तरह से प्रेरीज के फार्मर की लाइफ स्टाइल इतनी अलग है और वो इतने डेवलप्ड हैं, इतनी उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है और इंडिया के किसानों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, पैसा कम है, ज़मीन छोटी है, तो किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं और किसान काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, गरीब हैं. तो here the chapter has been finished and in next video we will meet with the next chapter. Till then take care and bye bye and do keep watching my video.